ओके तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज डेली डोज का डे 19 है, आज सैटरडे आज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जनरली आज मेटल फॉर्मिंग के मैं सोचा एक टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग का, मेटल फॉर्मिंग, उस पर मैं कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक आध दो आई थिंक 2-3 दिन लग जाएंगे मुझे इस टॉपिक के क्वेश्चन खत्म कराना है, बट मैं अल्टरनेट करूँगा। मतलब आज कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, फिर मैं एफएम का भी लेके चल रहा हूँ, एफएम के भी क्वेश्चंस, तो एफएम भी बीच में रहेगा। फिर ऐसे हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरीड आउट। अच्छा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मेटल फॉर्मिंग, ठीक है, मेटल ठीक है, क्या क्या इस चैप्टर की खासियत क्या है? इस मेटल फॉर्मिंग नाम से क्या समझ में आ रहा है? कोई मेटल है, ओके, ये मेटल नहीं है, कुछ मेटल हो गया। फॉर एग्जांपल ये मेटल हो गया, ये मेटल का कोई टुकड़ा हो गया। इनको अगर किसी शेप में अगर ढालना हो, फॉर एग्जांपल मुझे इसकी लेंथ बड़ी करनी हो, ये कैसे करेंगे? इसके ऊपर सारा जो प्रोसेस होगा फॉर्मिंग के हेल्प से, फॉर्मिंग जो हमारा ऑपरेशन है उसके हेल्प से इस पे या तो हैमरिंग करके या तो पंच करके ऐसे इस साइज को इंक्रीज करेंगे। तो यही हुआ मेटल को एक शेप से दूसरे शेप में ढालना विद द हेल्प ऑफ इम्पैक्ट लोड, विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग एक्शन, ये सब। ठीक है, तो मेटल को फॉर्म करना दूसरे फॉर्म में। तो हॉट वर्किंग इसमें क्या होगा? हॉट वर्किंग के केस में of metal is carried out above recrystallization temperature, below recrystallization temperature, at the recrystallization temperature and all above this. ओके, तो पहला बात तो हॉट वर्किंग क्या होता है ये क्लियर करें, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है ये क्लियर करें, तब जाकर हमको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके। अब हम जब भी किसी मेटल पे हार्डनिंग वगैरह पढ़े थे, मटेरियल साइंस में पढ़े होंगे कि मेटल के जब भी हम फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, किसी मेटल को अगर आपको दूसरे शेप में भेजना है, ठीक है, ये मेटल का कोई शेप हो गया, इसको दूसरे शेप में जब कन्वर्ट करना है, बहुत इजीली कन्वर्ट करना है, तो जनरली क्या करना है आपको, इसकी यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा ले जाना है, यील्ड स्ट्रेस को बढ़ाना है। मतलब यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस करोगे, इस मेटल की जो यील्ड स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम याद है? स्ट्रेस डायग्राम दैट इज सिग्मा वाई सिग्मा यू। ठीक है, तो इसके ऊपर ले जाओगे, इस पॉइंट पे जब आओगे तो उसके बाद ही आप फॉर्मिंग कर सकते हो। तो स्ट्रेस ज्यादा लगेगा, ज्यादा पावर लगेगा आपको उसमें यील्ड पॉइंट को क्रॉस करने में किसी मटेरियल की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल है उस मटेरियल का उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक ले जाते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जनरली स्टील की बात किया जाए, स्टील की रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, वाह क्या बात है, 730 डिग्री सेल्सियस होता है। हर एक मेटल की अलग होती है क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो जनरली 730, 1000, 11,000 ज़्यादा हो गया, 1100, ठीक है, 1100 के आसपास तक आपको मेटल को हीट करना पड़ता है। उसके बाद आप उस पर फर्दर प्रोसेस करोगे ना तो इजीली डिफॉर्म होगा। तो जो हॉट वर्किंग प्रोसेस है वो हम जनरली एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर, पहले हम अपने बॉडी को हीट करते हैं एट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उसके बाद हम उसमें फॉर्मिंग का जो भी एक्शन है करते हैं ताकि वो इजीली फॉर्म हो जाए। एक इसी में आता है कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग नाम सुनो, हॉट वर्किंग मतलब एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे हम अपना प्रोसेस ऑपरेशन करते हैं, और अगर यही कोल्ड वर्किंग यहाँ पे लिखा होता तो हम ऑप्शन करते हैं बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्लियर है, रूम टेम्परेचर का ही हम मेटल लेते हैं और लगते हैं उसको, तो उसको टाइम लगता है किसी फॉर्म में ढालने के लिए, और वही हम उसको गर्म करके ढालें तो ये जल्दी हो जाएगा। बट दोनों के अपने फायदे हैं, अपनी डिफेक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द प्रोविजन ऑफ फ्लैश गटर? फ्लैश गटर का यूज कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम करते हैं? ओपन डाई फोर्जिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग या इम्पैक्ट एक्सट्रूशन? देखिए क्या है, पहले फ्लैश गटर हम ये समझते हैं। अच्छा ठीक है, कोई कोई वीडियो जो बड़ी हो जाती है और आपके पास टाइम कम है
तो आप यूट्यूब में ऑप्शन रहता है कि आप स्पीड बढ़ा कर देख सकते हो। तो आई थिंक 1.5 की स्पीड तक देखोगे तो आप इजीली वर्ड्स को कैच, जो मैं बोल रहा हूँ आप इजीली उसको कैच कर सकते हो। और जनरली अगर ज़्यादा माइंड अगर शार्प हो जाए, ऐसे वीडियोस आप बहुत देखते हो 2 की स्पीड में, तो आप 2 की स्पीड में 8-10 वीडियो देख लोगे ना, तो आप फिर उसकी भी आपको आदत हो जाएगी। तो क्या होता है 2 की स्पीड से देखने से जो 30 मिनट का वीडियो है आपके 15 मिनट में कवर हो जाते हैं। क्लियर है? तो ऐसा आप कर सकते हो। यूट्यूब में एक प्लेबैक ऑप्शन है, सेटिंग में क्लिक करके देखना। ओके, इसको कहते हैं बिलेट मटेरियल। ये वर्ड याद रखना है, बिलेट मटेरियल। ठीक है, ये एक्चुअल क्या है, बिलेट मटेरियल नाम, ये एक तरीके का रॉ मटेरियल है। मैं मान लो कोई भी मेटल लिए, उस मेटल को कोई किसी प्रोडक्ट में फॉर्म करना है, तो फॉर एग्जांपल इस मेटल को मुझे इसमें फॉर्म करना है, तो ये हमारा रॉ मटेरियल हुआ। तो इसी रॉ मटेरियल को हम रॉ मटेरियल ना कह के हम इसे बिलेट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलेट मटेरियल, जिसको हम फोर्जिंग के हेल्प से ढालकर एक जो शेप चाहिए वो शेप में हम कन्वर्ट करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब ऐसा, ये आपकी डाई हो गया, नीचे वाला पार्ट है डाई। क्लियर है? ये है आपका डाई। इस डाई में मैंने ऐसा बिलेट मटेरियल रख दिया, मुझे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो नीचे का शेप बनना है। जो ऊपर वाली डाई होगी, ठीक है, वो भी ऐसा कुछ होगी। ठीक है, ऊपर वाली डाई वो भी ऐसा कुछ होगा। अब जब ये प्रेस करेगा, क्लियर है, जब ये प्रेस करेगा तो ये जितने बिलेट मटेरियल जो है, इस जितने ये गैप्स वगैरह है, ये सब में जाके फिल हो जाएगा। अब ये कोल्ड प्रोसेस में भी कर सकते हैं, हॉट प्रोसेसिंग में भी करते हैं, ये पूरा पार्ट कवर कर लेगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ऐसा मिलेगा। फोर्जिंग प्रोसेस, तो ये जो प्रोसेस है, ये देखो, ये बंद हुआ तो ये क्लोज हो जाएगा, तो क्लोज्ड डाई। तो ये जो है ओपन डाई फोर्जिंग क्या होता है, हम हथौड़ा, ये देखो बिलेट मटेरियल लिए, हथौड़ा मार मार के या पंच मार मार के, नॉर्मल ऐसे रखे हुए, हथौड़ा मार के, हैमर मार के, पंच मार के शेप चेंज कर दिए ओपन कंडीशन में, तो ओपन डाई फोर्जिंग। क्लोज कंडीशन में जो करते हैं, ये तो क्लोज हो रहा है ना, तो क्लोज कंडीशन में जो कहते हैं उसको हम क्लोज डाई फोर्जिंग कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है बता ही चुका हूँ। इम्पैक्ट एक्सट्रूशन क्या हुआ कि इम्पैक्ट एक्सट्रूशन क्या रहेगा, ऐसी आपकी डाई रहेगी। क्लियर है? ऐसी डाई रहेगी, यहाँ पे ऑरिफिस टाइप का रहता है, और यहाँ पे अपना बिलेट मटेरियल रखो, और यहाँ पे इम्पैक्ट लोड प्रोवाइड करोगे इस पे। ठीक है, ये आपका बिलेट मटेरियल है। तो क्या होगा, लोड प्रोवाइड करने से जो मेटल होगा आपका बिलेट मटेरियल उस ऑरिफिस से एक्सट्रूड होगा। तो इस साइज का आपका वायर ड्रॉइंग, ट्यूब ड्रॉइंग इस टाइप का होता है ना, सॉलिड मेटल इस शेप का आपका निकलता है। ये होता है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। तो ओके, अपन बात कर रहे थे फ्लैश गटर क्या होता है। इतना कुछ क्लियर हो गया, इतना कुछ जानने के बाद अब जान पाओगे फ्लैश गटर क्या होता है। बताना जरूरी है यार सर, ये सब नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं, सबकी तरह वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन कराते जाओ, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो, जब ये क्लोज डाई सिस्टम में जब ये हम लोड लगाते हैं, वीडियो एक्चुअली पॉज हो गया था। तो जब ये फोर्स लगाता है, ये अपर डाई है, ये लोअर डाई है, जब फोर्स लगाता है तो क्या होता है कि जो बिलेट की जो मटेरियल का हो सकता है, जो आपका प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम हो, आपकी जो इस प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम हो, और अगर आप सेम वॉल्यूम का ये भी ले रहे हो, और क्लोज डाई सिस्टम में ये क्या होता है, जो बिलेट की मटेरियल होता है वो आपको हमेशा 10 से प्रोडक्ट के वॉल्यूम से 10 to 15% ज़्यादा लेना पड़ता है। ठीक है, बिलेट मटेरियल जो होगा वो आपके प्रोडक्ट के मटेरियल वॉल्यूम से, बिलेट का वॉल्यूम 10 to 15% आपको हमेशा ज़्यादा लेना होगा। क्लियर है? अदरवाइज क्या होगा कि अगर बाय डिफॉल्ट ये शेप का लिया और हमने एक्सट्रूड किया, तो क्या पता ये पूरे पार्ट में कवर, इस पूरे पार्ट में अच्छे से फिल नहीं हो पाया, और अच्छे से फिल नहीं हो पाया इस पार्ट में, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट छोटा बन जाएगा। छोटा क्या बन जाएगा, ये शेप का ना बने, हो सकता है इस शेप का बन जाए ऐसा। क्लियर है? पूरे हर पार्ट में, हर कॉर्नर पर ना जा पाए, तो इसके लिए हम 10 to 15% बिलेट मटेरियल ज़्यादा रखते हैं, जो भी प्रोडक्ट का साइज बनाना रहता है। उससे क्या होता है, जब मटेरियल हमारा एक्स्ट्रा है, जब प्रेस होगा, तो प्रेस होने के बाद जितना सारे कॉर्नर में चले जाने के बाद क्या होता है, साइड से ये ऐसे निकल जाता है, साइड से मेटल निकल जाता है। ओके, तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, तो क्या करते हैं, ये जो साइड का मटेरियल है ये ऐसे सिंपल निकले, दिक्कत होती है, हम क्या करते हैं, इसमें एक गटर बनाते हैं, सेम यहाँ भी, और ओके थोड़ा सा इसको ऐसे ले, यहाँ भी। ठीक है, तो क्या होता है, दबा जितना इसको मिला, बाकी इसमें इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो फाइनल जाकर आपका जो प्रोडक्ट का बिलेट मटेरियल जब इससे निकालोगे तो कुछ आपका इस तरीके का दिखेगा बिलेट मटेरियल। ठीक है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे फोटो।
ठीक है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट आपका निकलेगा। बाद में आपको क्या करना है, इस ये पार्ट को ट्रिम कर लेना है और आपका प्रोडक्ट रेडी है। तो ये जो गटर प्रोवाइड कराए हैं हम, ये किस में होता है जनरली, कौन सा सिस्टम चल रहा है, क्लोज्ड। तो क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग में ये चीज होता है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द गिवन मटेरियल हैव गुड फोर्सेबिलिटी। फोर्सेबिलिटी मतलब कम से कम फोर्स में, ओके, कम से कम फोर्स में आपका जो मटेरियल है वो डेवलप हो जाए। कम से कम फोर्स में जो मटेरियल आपका डेवलप हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फोर्जिंग, एनी फोर्जिंग प्रोसेस, उसको हम कहते हैं फोर्सेबिलिटी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ये मेटल है जो कि जिसकी फोर्सेबिलिटी अच्छी होती है। देखो, इसका आंसर आप तब दे पाओगे जब आपको कुछ सीरीज पता होगी। देखो, सारा याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला जो होता है एल्युमिनियम एलॉय, ठीक है। दूसरा है हमारा मैग्नीशियम कॉपर स्टील, मैग्नीशियम कॉपर स्टील एलॉय, सब एलॉय है, ठीक है। कॉपर स्टील, मैग्नीशियम स्टील, स्टील एलॉय, स्टेनलेस स्टील 6, ओके, इतना हो गया। आयरन बेस एलॉय 7, कोबाल्ट बेस एलॉय 8 आपका आयरन बेस एलॉय हो गया, कोबाल्ट बेस एलॉय हो गया, निकल बेस एलॉय, टाइटेनियम हो गया, निकल हो गया बेस एलॉय, टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम बेस एलॉय, ओके, टाइटेनियम बेस एलॉय। मॉलिबेडियम, टंगस्टन, एंड द लास्ट वन इज, ओके, टंगस्टन, इसके नीचे आएगा निकल बेस एलॉय, टंगस्टन, ठीक है। तो ज्यादा याद नहीं, कुछ कुछ आप याद कर लो तो इतना काफी है आपके, आप बहुत है। तो जनरली जो ये जो स्टार्टिंग के ये जो 4 है ना, इनकी फोर्सेबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं कम से कम फोर्स में। बट ये जो लास्ट के आपके ये 3-4 दिख रहे हैं ना, मॉलिबेडियम बेस एलॉय, निकल बेस एलॉय, टंगस्टन बेस एलॉय, इनके ये रोस्ट है, रोस्ट फोर्सेबिलिटी, जहाँ बहुत ज्यादा इसमें फोर्स लगाना पड़ता है मेटल, इस टाइप के मेटल को डिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सबसे ऊपर है, कॉपर एलॉय, कॉपर एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम सबसे ऊपर है, कॉपर से भी अच्छा एल्यूमिनियम है, निकल और बेस ये तो दोनों ही नहीं होगा, ठीक है। ये सीरीज थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डाइज ऑफ वायर ड्राइंग आर मेड ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम कार्बाइड या कास्ट आयरन। ओके, अब ये वायर ड्राइंग कौन सा ऑपरेशन होता है, थोड़ा सा देखते हैं। वायर ड्राइंग हो गया, ट्यूब ड्राइंग हो गया, एक्सट्रूशन हो गया। अच्छा, एक्सट्रूशन तो मैंने दिखा दिया आपको, क्लियर है। वायर ड्राइंग दिखाता हूँ और एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं आपको ट्यूब ड्राइंग पे भी कराऊंगा। तो वायर ड्राइंग में जनरली जो हमारा इस तरीके का डाई होता है, क्लियर है, देखते रहना। ये होता है फिक्स्ड डाई, लोअर डाई, ये आ गया अपर डाई, क्लियर है। ऐसा डाई लेना है और इस डाई में आपको मेटल पीस लेनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इधर से हम फोर्स लगाएंगे और इस डाई में जब इस रॉड को, सॉलिड रॉड को जब पुट करेंगे, इस डाई में फीड करेंगे, तो बहुत इसके क्या होगा, इसमें इन दैट केस सिग्मा वाई से आपको ज्यादा स्ट्रेस जो होगा, जो स्ट्रेस लगना चाहिए इस पे, मतलब क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, ओके। तो सिग्मा वाई इंटू ए एफ होगा। तो ये जो फोर्स है इल डिस्टेंस फोर्स समझ लो, एफ वाई की टर्म में, तो इससे ऊपर आपको ले जाना पड़ेगा, इस फोर्स को इतना लगाना पड़ेगा कि ये सिग्मा वाई से ऊपर चला जाए बट अल्टीमेट से नीचे रहे।
ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस से। तब आप जब लगाओगे इतना फोर्स तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक ये ऐसा इस जो कन्वर्जन हमारे डाई के बना है ऐसा कन्वर्ज होके ऐसा फ्लो हो जाएगा, तो ये वायर फॉर्म में हमारा बनता जाएगा। इसको बोलते हैं वायर ड्रॉइंग प्रोसेस। तो ये जो डाई बनी होती है ये कार्बाइड की बनी होती है, कार्बाइड डाई। ठीक है, याद रखना बहुत मजबूत होती है ये डाई, नहीं तो इतना फोर्स लगाएंगे तो पता चला इसकी जो माउंटिंग ही टूट के बाहर आ जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें, अब ये जो हमारा जो मेटल है इसको हम कोल्ड वर्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कोल्ड वर्किंग के साथ भी कर सकते हैं, हॉट वर्किंग के भी साथ कर सकते हैं। जनरली हम ये जो वायर ड्रॉइंग प्रोसेस है वो हॉट वर्किंग, मेटल को हॉट करते हैं क्योंकि ज़्यादा फोर्स, कोल्ड वर्किंग में हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, हॉट वर्किंग में कम फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि इसको हम मेटल को हीट करके इसमें यूज़ करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं तो हमको आसानी होती है मेटल को फॉर्म करना में, तो जनरली ये यूज़ करते हैं। ठीक है, मेटल को पहले हीट करेंगे फिर डिफॉर्म करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ मूविंग मैंड्रल इज यूज्ड इन, मूविंग मैंड्रल का यूज हम कौन से इसमें प्रोसेस में करते हैं, वायर ड्राइंग में, ट्यूब ड्राइंग में, एक्सट्रूशन में या कॉम्बिनेशन डाई में। तो वायर ड्राइंग बता दिया, एक्सट्रूशन बता दिया, कॉम्बिनेशन डाई ये तो फर्जी है। ट्यूब ड्राइंग के आइए बारे में देखते हैं। ट्यूब ड्राइंग कैसे, जनरली क्या करते हैं हम, ट्यूब अगर कोई ट्यूब बनाना हो तो सेम ऐसे ही, ठीक है, जैसा मैंने उसके लिए बनाया था ना सेम वही बनाऊंगा। ओके, बट यहाँ पे हमको एक मैंड्रल की हेल्प, जनरली हम क्या कर रहे हैं, ट्यूब बना रहे हैं ना, ठीक है, ये साइड से दिख रहा है, ये फ्रंट से दिख रहा है, तो ये हमारा हुआ बिलेट मटेरियल। ये बिलेट मटेरियल मैंने लिया लार्ज साइज का, डी साइज का मैंने ट्यूब लिया, क्लियर है। और फिर क्या करूंगा, सेम जैसा वो था हमारा डाई, ये भी कार्बाइड का ही डाई होता है, इसको क्या करेंगे हम, इस बिलेट मटेरियल को हम इसमें पास कराएंगे, क्लियर है, इसी डाई में पास कराएंगे। बट यहाँ पे हम एक यूज करते हैं मैंड्रल, एक मैंड्रल यूज करते हैं ताकि, क्योंकि ये तो हॉलो पाइप है ना, मतलब जो बड़े बड़े हॉलो पाइप होते हैं ना उनको छोटे हॉलो पाइप में, मतलब उस बड़े बड़े जो हॉलो पाइप रहेंगे उनको छोटे साइज में कन्वर्ट करना, डाया कम करना। तो अभी डाया डी है और इससे गुजरेगा, ठीक है, मान लीजिए ये है, इससे जो निकलेगा आपका बाहर की ओर प्रोडक्ट, उसका जो डाया होगा डी नॉट, इस वेयर डाया डी इज ग्रेटर देन डी नॉट, क्लियर है। तो ऐसा सेफ हम मैंड्रल का यूज करते हैं, ये है मैंड्रल बीच में, डाई मैंड्रल का यूज इसलिए करते हैं ताकि जो ये डिफॉर्मेशन जोन है, ठीक है, इस डाई में ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाले पार्ट को हम डिफॉर्मेशन जोन कहते हैं क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है मेटल डिफॉर्म होना। तो डिफॉर्म सिंपल डायरेक्ट लीनियरली डिफॉर्म हो, इसलिए हम इस शेप का मैंड्रल यूज करते हैं, क्लियर है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा ही चपटा हो जाता है, तो होता है कि ऊपर से तो डिफॉर्म हो गया, अंदर से डिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम मैंड्रल यूज करते हैं ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो और हमारा जो फाइनल पार्ट हो, फाइनल ट्यूब जो बाहर निकले वो इस तरीके से निकले। तो मैंड्रल का यूज कहाँ करते हैं, ट्यूब ड्राइंग में, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए, थ्रेड रोलिंग इज समवॉट लाइक कोल्ड रोलिंग, कोल्ड एक्सट्रूशन, कोल्ड मशीनिंग आर नॉट ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। थ्रेड रोलिंग की बात कर रहे हैं, क्लियर है, इस तरीके कुछ रहेगा, ठीक है, इस पे ऐसे बहुत सारे, ये डाई है, ठीक है, फिक्स्ड डाई बोलते हैं इसको, फिक्स्ड डाई है, इस डाई पे ऐसे खूब सारे थ्रेड बने रहेंगे, ठीक है। इसी के ऊपर आपका एक डाई होगा, ठीक है, आपका एक डाई रहेगा। आपको करना क्या है, इस जनरली जो नट हो गया, बोल्ट्स, ओके, नट पे थ्रेड के लिए, क्लियर है, और किसी भी शाफ्ट पे कोई थ्रेड बनाना हो, किसी भी शाफ्ट पे कोई थ्रेड बनाना हो, तो ये क्या करेंगे, हम अपना शाफ्ट ऐसे लगाएंगे, क्लियर है, यहाँ पे रखेंगे, ये वाला डाई को ऐसे रखेंगे और इसको रोल करेंगे। रोल करने से क्या होगा, जो थ्रेड इस पे बने हुए हैं ना ये इसके ऊपर भी आ जाएंगे। तो बहुत आसान प्रोसेस है, वैसे तो लेथ मशीन से भी करते हैं, बहुत सबसे आसान प्रोसेस है, ज़्यादा फॉर हाई प्रोडक्शन रेट के लिए ये प्रोसेस सबसे बेस्ट है, थ्रेड रोलिंग ऑपरेशन। ये ऑपरेशन किसकी तरह मैच करता है, कोल्ड रोलिंग, क्योंकि हम तो गर्म वरम तो करते नहीं है, यहाँ पे मेटल को हाथ से ही पकड़ कर रखते हैं और रोल करते हैं, क्लियर है। तो जनरली कोल्ड एक्सट्रूशन वाला काम है, सॉरी कोल्ड एक्सट्रूशन नहीं, कोल्ड रोलिंग इज योर राइट आंसर, ठीक है।
चलिए ये क्वेश्चन बताइए, 7th क्वेश्चन। जनरली द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म इन विच मेटल कैन बी यूज्ड। ओके, हॉट रोलिंग में नहीं, जनरली हॉट रोलिंग में ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? हॉट रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं, अपने जो भी मेटल है उसका टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसको फॉर्म करने में, कोई दूसरे शेप में ढालने में, फॉर्म करने में आसानी रहता है। ये पोर्शन तो गलत हो गया। एक्सट्रूशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें भी हम हॉट वर्किंग ही यूज करते हैं, मेटल को हॉट करते हैं फिर एक्सट्रूड करते हैं। कोल्ड रोलिंग आपको बताया, वहाँ कोल्ड रोलिंग में जनरली क्या करते हैं, पतले पतले थ्रेड साफ्ट को लेते हैं, कम डाया वाले साफ्ट को ऐसे लेते हैं और उसको थ्रेड वाले उस पर चलाते हैं, तो इस पर भी थ्रेड जनरेट हो जाता है। तो क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट है? नहीं। फोर्जिंग इज योर राइट आंसर। फोर्जिंग में कोई भी मेटल पीस ले लो, फोर्जिंग जनरली क्या हो जाता है, प्रेस वर्किंग होगा। कितना ज्यादा हाई पावर से हाइड्रोलिक प्रेस वाला मेटल को 2 बार 3 बार 4 बार स्ट्रोक दबाने के बाद जाकर आपका कोई प्रोडक्ट जाकर किसी पर्टिकुलर शेप में चेंज होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होगा इसमें, फोर्जिंग में। ठीक है, ओके। द फोर्जिंग ऑफ स्टील स्पेसिमेन इज नॉर्मली डन एट अ टेम्परेचर, नॉर्मली डन एट, तो स्टील स्पेसिमेन है, उसको उस पर आपको फोर्जिंग करना है, तो उसको एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा ना। तो कौन से टेम्परेचर पे तक हम हीट करते हैं और फिर उसको फोर्जिंग करते हैं? 800 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसमें एक कंफ्यूजन ये है, कंफ्यूजन में आपको क्लियर भी करूंगा। जनरली स्टील की अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है, 1400 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट ये आपका होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ स्टील, अप्रोक्सीमेट लीजिए। ठीक है, 1400। तो जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इसका जो होता है, तो लगभग इसका हाफ के आसपास होता है। हर सबका ऐसे ही होता है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, हाफ के आसपास। तो जो होगा 700 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, आसपास इसके रहता है। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो अगर फोर्जिंग कर रहे हैं, क्लियर है, स्टील स्पेसिमेन है, उसकी फोर्जिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा, उसके बाद ये इजीली फॉर्म होगा। तो आप 700 से 800-900 के बीच वाले कोई ऑप्शन दिखेंगे तो आप मार सकते हो। तो ऑप्शन 1 आप इसको आंसर सही कर सकते हैं, लेकिन बुक में जो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर, जहाँ से मैं क्वेश्चन लिया हूँ उसका आंसर दिया गया है 1100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है जनरली। अब ये यहाँ पे इसने ये नहीं कहा है, देखो कैसे रिलेट कर, इसने ये नहीं कहा है कि द फोर्जिंग ऑफ स्टील स्पेसिमेन इज नॉर्मली डन एट अ टेम्परेचर, ये कहा है, ये नहीं कहा है कि किस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर। ओके, इसलिए ये ऑप्शन तो हो जाएगा यहाँ पे गलत। अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहता, जनरली क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक एकदम ले ही जाओ तभी आप करो। आपके पास ज्यादा टाइम है, ज्यादा एनर्जी वाली कोई चीज है, तो क्यों आप टाइम वेस्ट करोगे उसको उस टेम्परेचर तक ले जाने के लिए? थोड़ा बहुत टेम्परेचर ले गए या फिर थोड़ा ज्यादा ही टेम्परेचर चला गया, आप उठाए और लगे ठोकने उसको। ठीक है, इजीली फॉर्म करना हो तो आपको क्वालिटी से उतना ज्यादा मतलब नहीं है, इजीली फॉर्म करना हो तो आप अच्छा खासा हीट कर दो उसको। ठीक है, मन करे तो इतना ही 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाना, इसे क्रॉस मत करना, हीट करके बना लो और जल्दी बन जाएगा आपका मेटल कम से कम फोर्स में। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हो, बट अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की बात करें तो आप ये ऑप्शन ही टिक करना। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंकलिंग डिफेक्ट कंसिडर्ड, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें ये रिंकलिंग डिफेक्ट देखने को मिलता है? कौन से ऑपरेशन में? ब्लैंकिंग ऑपरेशन में। ये सब सीट मेटल का ये सब ऑपरेशन है। ठीक है, सीट मेटल में ब्लैंकिंग, पंचिंग, डीप ड्राइंग, कास्टिंग एक अलग हो गया, बट ये तीनों सीट मेटल का ही है। तो रिंकलिंग डिफेक्ट किस में दिखता है? ब्लैंकिंग में, पंचिंग में, डीप ड्राइंग में, क्या है? आइए देखते हैं। जनरली रिंकलिंग डिफेक्ट होता क्या है, ये देखो, आपकी ये हो गई डाई, क्लियर। इस डायल पे आप अपना बिलेट मटेरियल रखा और ये है पंच। ठीक है, ये रहा पंच। अब पंच को प्रेस करोगे तो ये मटेरियल कैसा हो जाएगा? ओके, दिस इज नॉट, कुछ ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा। ये डिफॉर्म हो रहा है ना, मतलब क्या प्रोडक्ट जो हमारा ऐसा कुछ बन रहा है, ये बन रहा है।
क्लियर है? तो क्या होगा जब हम ये लोड लगाते हैं तो यहाँ वाला जो पार्ट है, ये जो इसका फ्लैंज पार्ट है, इसको फ्लैंज बोलते हैं, ये दोनों तरफ से लोड तो ऊपर की ओर लगेगा, तो यहाँ दोनों ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लगते हैं। क्लियर है? तो ये लिफ्ट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे रिंकल टाइप के ऐसे ऐसे क्रॉस बनने लगते हैं इस कॉर्नर। ठीक है? तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं रिंकलिंग डिफेक्ट। तो इसको ऐसा ना हो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्रिंग लोडेड ऐसा लोड यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है? स्प्रिंग लोडेड BHF जिसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? उसको लगा देते हैं, इससे आपका उठता नहीं। तो रिंकल इफेक्ट को कम करने का ये तरीका है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सीट मेटल को ये शेप में ढालना, ये कौन सा प्रोसेस होता है, ब्लैंकिंग डीप ड्राइंग प्रोसेस। ब्लैंकिंग और पंचिंग में क्या होता है, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। क्लियर? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से मैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन उठाने वाला हूँ। ब्लैंकिंग में क्या होता है, देखो ये सीट मेटल है, ठीक है, आपने पंच इस पे मारा, ये होल जनरेट हो गया और यहाँ पे आपका पार्ट निकल गया, ये पार्ट बाहर आ गया, ये होल जनरेट हो गया। तो ये आपके लिए अगर ये होल यूजफुल है, आप होल करना चाहते हो, होल ही चाहिए आपको, ये वेस्ट मटेरियल चला गया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पंचिंग। और जो अगर आपको आप ये होल कर रहे हो तो आपको ये यूजफुल अगर वर्क हो गया, ये यूजफुल, आपको इसकी जरूरत है ना कि होल की जरूरत है, तो ये हो गया आपका ब्लैंकिंग। कास्टिंग क्या होता है ये तो पता ही होगा। तो ऑप्शन 3 डीप ड्राइंग आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है? ओके, तो टेक्निकल का आज का लास्ट क्वेश्चन है, लार्ज साइज बोल्ट हेड। ठीक है? ये होता है आपका बोल्ट, ऐसा कुछ दिखता है। तो लार्ज साइज के बोल्ट का जो हेड है आर मेड बाय पंचिंग तो नहीं होगा क्योंकि आपको पता है, मैंने जस्ट बताया पंचिंग क्या होगा, ब्लैंकिंग नहीं होगा, ऑफसेटिंग या स्वेगिंग। ऑफसेटिंग क्या, ऑफसेट फोर्जिंग। तो जनरली क्या करते हैं, हमने ये रॉड लिया और लगे इसको हैमरिंग करना। हैमर करने से क्या होता है, तो ये छोटा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा जनरेट होने लगता है। तो ये जो हेड बना है इस बोल्ट का, ये कौन सा प्रोसेस है, ऑफसेट फोर्जिंग प्रोसेस से ही बना है। ठीक है? नाउ ओके गाइस, तो जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ये हम डायरेक्शन डिस्टेंस रीजनिंग का आज मैं आपको जीके क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है? तो कुछ भी ले लो जीके क्वेश्चन पे ले लेना टॉपिक्स। एक्चुअली मैंने आज अचानक रेडी किया तो तैयारी नहीं कर पाया था उसके लिए, कौन सा टॉपिक आपको दूं आज के लिए। ठीक है? तो ठीक है, तो डायरेक्शन डिस्टेंस आज रीजनिंग के एक टॉपिक को आपको मैं समझाने वाला हूँ और एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है? तो जनरली डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है? पहले वाला जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है रीजनिंग का, वो बनता है, पूछता है डायरेक्शन बताइए। ठीक है? डायरेक्शन बताइए, जनरली फेस डायरेक्शन पूछा जाता है, फेस डायरेक्शन बताइए। दूसरा है डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए। और तीसरा पूछता है मिक्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों मिलाकर। ये 3 टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और इससे हटकर कहीं नहीं बनता, आप कुछ भी पढ़ लो। ठीक है? इसमें 4-5 टाइप का होता है, इसमें 2 टाइप का होता है, इसमें 2-3 टाइप का होता है। ओके, और इसमें एक लास्ट है, 4th वन इज शैडो। ठीक है? शैडो फॉर्म। तो ये 4 टॉपिक हैं जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से बनता है। तो कुछ बेसिक्स आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा और रोज एक क्वेश्चन करके आपको, जैसे हर टॉपिक को लिए खत्म कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपके सामने रीजनिंग के ऐसे ही जो हमारे गेट से रिलेटेड, इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड जो भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, मैं जल्दी आपके सामने कराऊंगा। ठीक है? कुछ इक्विपमेंट्स मैं मंगाया हूँ, वो इक्विपमेंट्स आ जाए तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लिख कर, रीजनिंग के क्वेश्चन लिख कर समझाना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है? कुछ इक्विपमेंट्स मंगाया हूँ, जल्दी आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए, एक यूनिवर्सल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है? इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं होता। यूनिवर्सल डायरेक्शन, आपको यही चीज याद रखना है किसी भी केस में। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट और साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है? क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी लाइन ले लो, चलो मैं अपने अकॉर्डिंग लेता हूँ, मैं ये लाइन लेता हूँ।
ठीक है। तो मेरा राइट क्या है, अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हूँ तो मेरा राइट ये है, मैं इधर डॉट, जहाँ मतलब डॉट मतलब हुआ राइट, ठीक है, जहाँ जहाँ मैं डॉट लगाऊंगा राइट। अब क्लॉकवाइज में राइट के लिए जनरली क्लॉकवाइज चलते हैं हम अपन, ठीक है। तो हर एक लाइन में आप डॉट लगा लीजिए, ये इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, जहाँ जहाँ डॉट लगाया हूँ आप उधर की ओर फेस कर लीजिए। तो आपका राइट, जहाँ पे मैं डॉट लगाया हूँ वहीं आपका राइट होगा, और जो बचा वाला पार्ट है, खाली वाला स्पेस है, जो मैं दूसरे कलर से आपको करके दिखाता हूँ, ये आपका लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रेड कलर से मैं बता रहा हूँ, ये सबका लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्लियर है ना? क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक्चुअली मैं, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ जस्ट, आपको समझ में आ जाएगा, मैं ड्राइंग करूंगा। अ मैन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर, ही टर्न्स टू हिज राइट and walks 40 meter. Again he turns to his right and walks 60 meter, and finally he turns to his left and walks 10 meter. Now in which direction is he moving? Okay, नहीं समझ में आया होगा, जान रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बनाते जाता हूँ, करेगा। सबसे पहले लिखा है कि जो मैन है वो नॉर्थ की ओर 60 मीटर चल रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब मैं ये लेता हूँ यहाँ से, मैं 60 मीटर नॉर्थ के लिए, 60 मीटर मैं नॉर्थ के डायरेक्शन में चला गया, यहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। फिर कहाँ है आगे, ही टर्न्स राइट, अब ये राइट टर्न हुआ, तो नॉर्थ का राइट का क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ये राइट टर्न हुआ, और कितना चला ये, एंड वॉक्स 40 मीटर अगेन। तो ये इधर की ओर गया, क्योंकि राइट तो यही है ना, इसका राइट तो ये है, तो इधर की ओर गया, कितना गया, 40 मीटर, क्लियर है। अब इसका ये राइट हो गया, राइट मार्क करते जाना है, ठीक है। ओके, अगेन ही टर्न राइट, फिर ये राइट टर्न लिया, तो राइट ये वाला पार्ट है, राइट टर्न ले लो, कितना चलने के लिए बोल रहा है, कि राइट टर्न एंड वॉक 60 मीटर, ओके। तो 60 मीटर ये आ गया, 60 मीटर, ठीक है। तो इस बार राइट इसका ये हो गया ना। आगे क्वेश्चन के लिए, एंड वॉक 60 मीटर एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न हुआ, तो राइट इधर है तो लेफ्ट उधर होगा, तो आप लेफ्ट की तरफ जाइए। कितना जाने को बोला है, ये तो देखेंगे अपन, 10 मीटर, ठीक है, छोटा सा बनाता हूँ, 10 मीटर, ओके। ये तो क्वेश्चन ये है कि इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो आप देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो आप आंसर बता दोगे ईस्ट डायरेक्शन। बट बात मानो, अपन ये इतना बनाने वाला काम नहीं करने वाले, सिर्फ ऐसा 2 टाइप हैं, जो मैंने आपको 4 टाइप बताया, सिर्फ ऐसा दो क्यों, मैं एक ही टाइप आपको बताऊंगा, एक ही टाइप है जिसमें हमें ये फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप बिना फिगर के ये क्वेश्चन कर सकते हो माइंड में ही बहुत तेजी से। आइए मैं ट्रिक बताता हूँ, देखिए क्या क्या ट्रिक देखना। सबसे पहले नॉर्थ की ओर गया, ठीक है, तो नॉर्थ लिख लीजिए, क्वेश्चन में जो इधर बोला होगा वो लिखना, नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, कितना गया, अभी हमें डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, डायरेक्शन जब डिस्टेंस पूछता है ना तब हमें जनरली ये बनाना पड़ता है। नॉर्थ की ओर गया, क्लियर है, राइट टर्न लिया, राइट लिखना, राइट के बाद फिर राइट लिया, राइट लिखना, राइट के बाद फिर लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिखना है, ठीक है। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल कर देना है, बचा राइट। नॉर्थ का राइट क्या होगा, राइट बच गया ना, बस सिंगल, ये तो कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, बचा राइट। तो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का 90 डिग्री राइट, राइट मतलब ये राइट नहीं, 90 डिग्री राइट, तो ये नॉर्थ है, 90 डिग्री राइट, ईस्ट। तो आंसर आप डायरेक्ट लिख देना ईस्ट। कैसा लगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, बता देता हूँ यहीं पे कि बंदा पहले साउथ में गया, साउथ मान लो कुछ डायरेक्शन साउथ में चला, उसके बाद राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया। तो आप बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, हो गया, कुछ नहीं बचा, बचा क्या, 0, मतलब वो जहाँ जा रहा था उधर ही जा रहा होगा। अब चाहो तो इसको बना के देख लो, बना दो क्या, चलो साउथ में, साउथ किधर है अपना, नीचे, बंदा साउथ गया, ठीक है, ये राइट हुआ इसका, नहीं साउथ गया तो राइट, साउथ में ये रहा, फिर राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लिया, तो इस बार ये इसका राइट टर्न होगा, फिर लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया, ठीक है, तो लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेने के बाद फिर लेफ्ट लिया, ठीक है, लेफ्ट लेने के बाद लेफ्ट लिया, ठीक है,
फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, ठीक है। ओके, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें। ओके देखिए, अब बनाते हैं इसको। स्पेस मैंने रब कर लिया है। देखिए सबसे पहले कहाँ गया, साउथ की ओर गया। साउथ का है नीचे की ओर, ये मैं साउथ भेज दिया, राइट मार्क कर लिया, राइट इसमें, ठीक है। फिर राइट लिया तो राइट की तरफ कर दो, इस बार राइट इसका इधर रहेगा। फिर लेफ्ट लिया तो ये लेफ्ट आ गया, तो राइट इसका किधर रहेगा, इधर ही रहेगा राइट, ठीक है। फिर लेफ्ट लिया, इस बार राइट किधर होगा, इधर होगा। फिर राइट लिया बंदे ने, देखिए जिस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन में ये एंड कर रहा है साउथ में ही, तो कट गया सब, बचा साउथ। कैसा लगा? तो ऐसे ट्रिक के क्वेश्चन मैं आपको रोज कराऊंगा डायरेक्शन पे। जैसे मैंने हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टॉपिक में ख़त्म करा दे रहा हूँ, ऐसे ही मैं लगभग बनाऊंगा। पहले एक लेक्चर में ऐसे बनाऊंगा कि मैं एक घंटे में या फिर आधे घंटे में हर टॉपिक ख़त्म कर दूँ। उसके बाद हर टॉपिक पे बाकायदा खूब सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।